नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। आज यानी कि जनादेश का दिन बेहद महत्वपूर्ण सभी के लिए देखा जाए, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक अगर बात की जाए तो यहां पर बस अब इंतजार है, क्योंकि जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं उससे ये तो तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हालांकि 2 बजे तक इस लिहाज पर जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, इसके आधार पर कुछ भी कह पाना थोड़ा सा संभव नहीं है, क्योंकि स्थितियां 2 बजे के बाद ही स्पष्ट हो सकेंगी। लेकिन जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों का यहां पर जिक्र किया जाए, रुझान ये बता रहे हैं कि अच्छी खासी टक्कर इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को दी है। और भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का जो लक्ष्य है, कहीं ना कहीं उस लक्ष्य के नजदीक भारतीय जनता पार्टी जो है वो नजर नहीं आ रही है, जिस तरीके से ये आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि कुछ पल का इंतजार करना होगा और ये देखना होगा और ये इंतजार तय करेगा कि आखिर स्थिति क्या कुछ होगी। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि जो रुझान है या जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या दिल्ली की बात करें, साउथ में स्थिति भारतीय जनता पार्टी की जो है थोड़ी सी अच्छी नजर आ रही है। लेकिन जिन हॉट सीटों को लेकर, उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर जिक्र किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर कसर फिलहाल नहीं छोड़ी है। इस वक्त बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। केरल में कांग्रेस 12, बीजेपी 2 सीटों पर आगे है। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी से राजीव चंद्रशेखर आगे चल रहे हैं। वायनाड से राहुल गांधी करीब 1 लाख वोटों से ज्यादा बढ़त बनाए हुए हैं। तो इंडिया गठबंधन 6, बीजेपी 4 सीटों पर आगे है। तो अच्छी खासी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को देती हुई इंडिया गठबंधन नजर आ रही है। और काफी आगे जो स्थिति है, राजस्थान में बीजेपी 14 और कांग्रेस 8 सीटों पर आगे चल रही है। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। अगर दिल्ली की 7 सीटों का जिक्र किया जाए, यहां पर लल्लू सिंह पीछे चल रहे हैं। फैजाबाद लोकसभा सीट का अगर जिक्र करें, लखनऊ से राजनाथ सिंह 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। झांसी से बीजेपी के अनुराग शर्मा आगे चल रहे हैं। केरल में कांग्रेस 12, बीजेपी 2 सीटों पर आगे है। यानी कि यहां पर भी कांग्रेस की स्थिति जो है बेहतर नजर आ रही है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों का अगर जिक्र किया जाए तो लगातार वो तमाम कोशिशें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान। लेकिन फिलहाल खबर में वापस लौटते हैं। अनुराग ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। भारत से उन पे खरा उतरने के लिए ये निरंतरता और स्थिरता बहुत आवश्यक है। और जो देश की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है, उसको और गति देने के लिए, विकासात्मक कार्य को गति देने के लिए इस सरकार का, एनडीए की सरकार का फिर से सत्ता में आना आवश्यक था और जनता ने उसके पक्ष में मतदान किया। अनुराग जी, आंकड़े सबके सामने आ रहे हैं और मुझे लगता है जब तक पूरे आंकड़े आएंगे, शानदार रिजल्ट एक बार फिर होगा। क्योंकि तीसरी बार सरकार बनाना अपने आप में कई बार चुनौती होता है, लेकिन असंभव को भी संभव करवा करके दिखाएंगे। एक तरफ इंडिया ब्लॉक भी काफी खुश नजर आ रहा है। उनको लग रहा है कि उनकी भी काफी इम्प्रूवमेंट हुई है पहले से, और उनकी भी एक मीटिंग होने जा रही है। कैसे देखते हैं? देखिए, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी 250 सीटों पार करने दिख रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अभी 100 सीटों के आसपास। अपने आप में काफी गैप है। कुल मिला के जो हमारा एनडीए गठबंधन उसको भारी बढ़त बातचीत से बनाई हुई और आगे भी बढ़ेगी। अनुराग जी, लगातार 5वीं जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जिम्मेदारी और बढ़ गई आपकी। मैं जनता का आभारी हूं जिन्होंने 5वीं बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से अब तक भारी बढ़त दिलाई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई ने, सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बहुत विश्वास हर बार व्यक्त किया और मुझे पूर्ण आशा है कि उनकी उम्मीदों पर हम लोग खरा उतरे भी हैं। रिजल्ट हिमाचल प्रदेश का और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और देश में भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी। ये कहते हुए नजर आए
कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, यानी कि जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार की जीत भी मंथन करने पर जरूर मजबूर करेगी भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि कई जगह कई लोकसभा सीटें ऐसी हैं और खासतौर पर जहां से दिल्ली की सत्ता का जो रास्ता है होकर गुजरता है, यानी कि यूपी और बिहार का जिक्र किया जाए तो यहां पर हालांकि बिहार में और यूपी की सबसे अहम सीटें, लोकसभा सीटें सबसे ज्यादा, और यहां पर उत्तर प्रदेश की सीटों में जो अच्छी खासी बढ़त बनाए हुए है या टक्कर देती हुई समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। तो ये जरूर स्थितियां ऐसी बनती हुई नजर आ रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सोचने पर मजबूर करेंगी। अगर बिहार का जिक्र करें तो नीतीश कुमार चूंकि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, ये कहा जाए नीतीश कुमार, सीएम नीतीश कुमार की वजह से जो अच्छी खासी एक स्थिति, मजबूती भारतीय जनता पार्टी को मिली है, ये दर्शाती है अगर नीतीश का भारतीय जनता पार्टी में आना ना होता तो शायद ये स्थिति नजर नहीं आती। और ऐसे ही चाहे झारखंड की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की बात करें, जो कि बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, मध्य प्रदेश की स्थिति फिलहाल बेहतर नजर आ रही है। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल आगे चल रही हैं। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी आगे है, यानी कि वो तमाम अहम बिंदुओं को लेकर जिस तरीके से दिल्ली के सीएम कटाक्ष करते हुए नजर आए, वो फिलहाल वो तमाम बिंदु हावी होते हुए नजर नहीं आए, जिस आधार पर बीजेपी आगे चल रही है। वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी का रुख कर लेते हैं। प्रमोद जी, स्थितियां काफी कुछ अलग बता रही हैं। जो 2019 की स्थितियां थी या 2014 की जो स्थितियां थी, आपने देखा होगा पिछली बार अच्छी खासी जिन सीटों पर परफॉर्मेंस रही भारतीय जनता पार्टी की, और इस बार बिल्कुल उलट स्थिति नजर आ रही है। क्या वजह देख पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल उलट तो नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल उलट नजर आ रही है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हाँ, लेकिन जो 400 का और 80 का परसेप्शन बनाया गया था वो बुरी तरीके से उसको झटका लगा है, या वो अगर उसको मानते हैं तो बात अलग है। और मैं समझता हूँ कि देखिए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, लोकतंत्र का यही एक आधार है। और मुझे लगता है कि जो रुझान है, अगर यही जस के तस रुझान अगर तब्दील होते हैं चुनाव परिणामों में, तो मुझे लगता है ये लोकतंत्र की जीत होगी। क्योंकि किसी भी सत्ता पक्ष के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। पिछले 2 चुनाव में अगर देखें, विपक्ष ने इसी मुद्दे को तो उठाया कि संविधान को मजबूती और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिहाज से सही, बेरोजगारी, महंगाई का भी मुद्दा उठाया गया विपक्ष की तरफ से। तो क्या ये मान लिया जाए कि जनाधार इसी आधार पर विपक्ष को मिला? नहीं, निश्चित रूप से। देखिए, ये बात मैंने पहले भी कही कि भारतीय जनता पार्टी से मुझे लगता है कि एक बड़ी चूक हुई है कि एक तो जो प्रधानमंत्री ने एक निचले स्तर के बयान दिए, उससे जनता का और कम से कम जो पढ़े लिखे लोग थे, बिल्कुल उन लोगों को लगा कि ये प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुरूप बयान नहीं है। दूसरी बात, जो महंगाई का, बेरोजगारी का और किसानों का, गरीबी का, ये जो मुद्दे थे, जो जन सरोकारों से जुड़े मुद्दे हैं, उस पर बीजेपी ने कोई अपना पक्ष रखने का प्रयास नहीं किया और विपक्ष ने उस पर पूरी तरीके से हमलावर हुआ। वो कारण हुआ, उसकी वजह से ये लगा जनता को कि लगता है ये गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, ये जो है इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये डिविएट कर रही है, उस मुद्दे पर आ नहीं रही है। और विपक्ष उसको बराबर घेर के उन मुद्दों पर लाना चाहती थी, और भाजपा जो है या एनडीए गठबंधन उससे भाग रहा था, तो उसका एक नुकसान हुआ। दूसरा, जो ये संविधान का इसने सबसे ज्यादा नुकसान किया, मैं ये कह सकता हूं कि जो मतलब एक मंडल का मामला था, ये मंडल फिर एक बार रिपीट हुआ है। क्योंकि ये इस संविधान में संशोधन की बात ने, जहां दलितों को, आप देखिए कि मतलब मायावती को जहां मतलब कम से कम मतलब 10-15 सीटें तो ऐसी हैं, बल्कि पूरे प्रदेश में दलितों का अपना मतदाता है, और 10-15 सीटों पर तो उसकी बड़ी निर्णायक भूमिका है। वहां उसको कहीं 10,000 मिल रहा है, कहीं 5,000 मिल रहा है। तो इससे ये बात तो बिल्कुल साफ है कि संविधान का मुद्दा जो है, जो विपक्ष ने भाजपा को घेरने की कोशिश की, उसने मतलब जबरदस्त लाभ दिया इंडिया गठबंधन को। क्योंकि दलित जो है
वो पूरी चलिए, तरीके और से भी मेहमान भाजपा जुड़े से- हुए हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं, वापसी करेंगे और विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे आपके साथ। हमारे साथ विनोद ठाकुर भी जुड़े हुए हैं, चुनाव विश्लेषक हैं। विनोद ठाकुर जी, अगर देखा जाए विनोद आनंद जी, अगर देखा जाए इस बार जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, खासतौर पर अगर पुख्ता ना सही लेकिन आंकड़े काफी कुछ जो निकलकर सामने आ रहे हैं उस आधार पर अगर बात की जाए, तो क्या वजह आप देख पा रहे हैं? थोड़ा सा बदलाव कुछ सीटों में देखने को मिल रहा है जिनमें लग रहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है यहां पर हैट्रिक लगाएगी। देखिए, एक कहावत है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो जो एक ब्यूरोक्रेसी है ग्रासरूट पे, वो सारा का सारा, जब पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जिस तरीके से होना चाहिए अगर वैसा नहीं होता है जी। तो उसका फायदा एक जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो उठाती है। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी है। तो जहां पे मैक्स वेबर मॉडल लगना चाहिए ब्यूरोक्रेसी में, वो खुद सत्ता पे हावी हो जाते हैं, वो जनता से मिलते नहीं। बिल्कुल ठीक। जहां पे जो ब्यूरोक्रेसी जनता से मिलने की जिनकी जिम्मेवारी है, वो अगर आर्काइक हो जाएं, अगर वो ना सुने, तो हर जगह हमारे माननीय प्रधानमंत्री थोड़ी ही सारी जिलों में जाएंगे या सब सारे कलेक्टरों से बातचीत करेंगे। कलेक्टर आज की तारीख में आउट ऑफ बाउंड हो गए हैं, मिलते नहीं है लोगों से। साइंटिस्ट जो हैं वो काम करते नहीं है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जैसी जो चीजें हैं, संस्थाएं हैं, वो फार्मर सेंट्रिक नहीं रही। इन सारी चीजों का ये परिणाम आपको परिलक्षित हो रहा है। और दूसरी जो एक कहीं ना कहीं वो जाति की चीजें जो छुपी हुई है, तब जातिगत बातें जो हो रही है, क्या का युवक जाति से आप ये मत कहिए कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ऐसी नहीं है कि वो कम्युनिटी में और जाति में इन्वॉल्व रहता है। वो एक क्लिक से पूरी दुनिया से जुड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरी दुनिया से बातचीत करता है। तो ये हमारे अंदर जो एक डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, एक एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट होता है। बिल्कुल। लेकिन विनोद आनंद जी, अभी इस बार भी आपने देखा होगा जातीय फैक्टर को कितना भुनाने की कोशिश की गई है और ये कितना हद तक काम करता हुआ नजर आया। ग्रासरूट पे जिसके पेट में अनाज जा रहा है, तो 85 करोड़ लोग जिनको भोजन मिला, 85 करोड़ लोगों को सीधा सीधा भोजन पहुंचाना, ये तो प्रधानमंत्री जी ने तो अपना पूरा पिटारा खोल दिया था, सब कुछ अपना खजाना खोल दिया था। बिल्कुल। लेकिन जो ग्रासरूट पे सिस्टम है, जो वहां तक पहुंचना है, उसमें वो कहीं पे जातिवाद आता था और या फिर कहीं पे कम्युनिटी इन्वॉल्व हो जाता है और लोग बीच में आराम करते थे। उसका ये परिणाम परिलक्षित हो रहा है। बहुत अच्छी अच्छी चीजें केंद्र सरकार ने शुरू की। आपकी इन बातों से हम सहमत हैं काफी हद तक, लेकिन अगर देखा जाए मोदी फैक्टर, जिस फैक्टर की बात इस चुनाव में डंके की चोट पर हुई कि मोदी फैक्टर जो है बहुत काम करने वाला है और यूपी में योगी फैक्टर बहुत काम करने वाला है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो सीटों की स्थितियां नजर आ रही हैं, समाजवादी पार्टी का भी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, या और आप स्क्रीन अगर देख पा रहे होंगे, तो काफी हद तक पिछली बार से इस बार स्थिति जो है वो मजबूत नजर आ रही है या टक्कर देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछली बार से अच्छी परफॉर्मेंस है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो कितना ये मोदी फैक्टर काम किया? देखिए, मोदी फैक्टर है क्या? मोदी फैक्टर वो केंद्र में बैठे हुए ऊपर में जो इस देश में पॉलिटिकल रिफॉर्म ला रहे हैं, वो मोदी फैक्टर है। यह हमारी भी जिम्मेवारी है, यह जिले के कलेक्टर की भी जिम्मेवारी है, या बीडीओ साहब की भी जिम्मेवारी है, या सर्कल ऑफिसर की भी जिम्मेवारी है, या थाना के इंचार्ज की भी जिम्मेवारी है। उन बदलाव का कैसे सदुपयोग करें। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। कोऑपरेटिव सेक्टर में, कोऑपरेशन सेक्टर में 52 बदलाव किए गए। कंप्रेस्ड बायोगैस से लेकर के, इथेनॉल से लेकर के, और कई ऐसे सुधार लाए गए। लेकिन वो डीसीओ साहब जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर होते हैं, जो राज्य सरकार के अधीन आते हैं, वो अभी तक जागे नहीं। उनमें उनको जैसे बदलना चाहिए वो बदले नहीं। तो जो यहाँ से चीजें चल रही है, किस प्रकार से जमीन में कैसे एक्टिवेट हो, ये जिम्मेवारी हमारे जिला की सरकार की होती है और जिला में रहने वाले जनता की होती है।
आज का युवक भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन पे आप या पॉलिटिकल साइंस की चीजों पे जिस तरीके से डिबेट होता था वहां वो नहीं है। वो मोबाइल पे लगा रहता है और नाना प्रकार की गतिविधियों में इन्वॉल्व है। उसके अंदर का भी स्वामी विवेकानंद कहीं खोता जा रहा है, मरता जा रहा है। तो ये सब कुछ इस तरीके से परिलक्षित हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि जातिवाद इस देश में कोई बहुत बड़ा मुद्दा है या रहेगा आगे आने वाले समय में। और संविधान हमारा इंटैक्ट है, मुद्दा तो धर्म भी नहीं है, मुद्दा तो आस्था भी नहीं है कि उसे राजनीति में मर्ज किया जाए। लेकिन आप देख रहे हैं ना किस तरीके की राजनीति नजर आती है और चुनावी मंचों से किस तरीके से हर एक फैक्टर को लेकर राजनीति की जाती है, उसे राजनीति भुनाने की कोशिश की जाती है, चाहे धर्म हो, चाहे आस्था हो, चाहे जाति हो, चाहे आरक्षण हो। आप देख ही रहे हैं किस तरीके की राजनीति हुई। आपका रुख करेंगे, अंकुर जी का पहले रुख करेंगे। अंकुर जी, जो रुझान सामने आ रहे हैं, कौन सा फैक्टर कितना काम करता हुआ नजर आया? क्योंकि रुझान काफी कुछ बयां कर रहे हैं इस बात को। अगर रुझानों पे जाते हैं तो मैं वापस से बोलूंगा कि ये जितने भी नंबर्स एनडीए के पास हैं उसमें अभी भी इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि मोदी जी का थोड़ा बहुत प्रभाव तो है। मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल प्रभाव नहीं है, बट इस बार जो जनता एक चीज जो देखना चाह रही है कि वो ये भी देखना चाह रही है कि उनका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है। जो उनके लोकल कैंडिडेट्स हैं वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी कितनी योगदान रही है। आप एक चीज देखेंगे कि जैसे बहुत सारे परफॉर्मिंग कैंडिडेट्स भी हैं, नॉन परफॉर्मिंग कैंडिडेट्स भी है। बिल्कुल। पिछले 2 बार से वैसे कैंडिडेट्स हैं जिनका जमीनी स्तर पर कार्य 0 रहा है, फिर भी वो पार्टी और बाकी चीजों पे बीच में हमारे बीच में एक बात भी चलती थी कि भाजपा का सिंबल ले आया तो हम तो कुत्ता भी जीत जाए, वैसी वाली बात नेताओं से सुनने को मिलती थी और कार्यकर्ताओं से बीच में सुनने को मिलती थी। तो कहीं ना कहीं अभी बाकी भी जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात कही कि वो जमीनी स्तर तक चीजें पहुंचने में आपके सांसद, आपके विधायक और बाकी जो लोकल नेता है, जो पूरा संगठन है, उसकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका बनती है। बिल्कुल। जो कहीं ना कहीं एक गैप दिख रहा है। जहां तक बाकी फैक्टर्स की बात है तो जाति हो या बाकी सारा फैक्टर्स हो, मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा। इस चुनाव में भी उनका काफी योगदान रहा है। जैसे आप अगर पहले 2 फेजेस को देखेंगे, फेज वाइज अगर इन्हीं सारे रुझानों को अगर अभी भी आप बांटेंगे तो पहले 2 फेज और लास्ट के फेज में आपको इंडिया गठबंधन काफी आगे दिखा होगा। और उसके भी कारण है, अलग अलग फेजेस वाइज भी हम आगे चुनाव का जब एक फाइनल डिसीजन आ जाए तो उसके बाद जाएंगे। बाकी अगर ऐसे नंबर्स रहते हैं जैसा अभी दिख रहा है तो मुझे 2 लोग बड़े मुख्य भूमिका में लगते हैं। वो एक है नीतीश कुमार जी और दूसरे चंद्रबाबू नायडू जी। तो उनकी भूमिका क्या रहने वाली है, और कभी भी दोनों तरफ जाने के लिए नीतीश जी का तो काफी फेमस है, कभी इधर कभी उधर, तो उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी इन दोनों की अगर हम इसी नंबर्स के आसपास झूलते रहे तो। जी बिल्कुल, स्थितियां जो हैं हालांकि अभी पुख्ता तौर पर, सटीक तौर पर थोड़ा सा आकलन, थोड़ा सा चिंतन, थोड़ा सा मंथन जो है लगातार जारी रहेगा। प्रमोद जी का रुख करेंगे क्योंकि स्क्रीन जो बता रही है, अगर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का जिक्र किया जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 34 पर है, कांग्रेस 7 पर, समाजवादी पार्टी 37 पर है। जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, गांधीनगर से अमित शाह जो हैं वो आगे चल रहे हैं। रायबरेली और अमेठी की स्थितियां पता ही है कि फिलहाल राहुल गांधी को जब उम्मीदवार बनाया गया तो भाई उसमें भी बड़ी राजनीति हुई प्रमोद जी, कि भाई एक सीट को सुरक्षित करने के लिए इस तरीके का पैतरेबाजी की जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो एक साख दाव में लगी थी राहुल गांधी की, वो फिलहाल ये बता रही है कि इस बार जो जनाधार है वो किस तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रमोद जी। नहीं, निश्चित रूप से मतलब वो चाहे राहुल जी की साख की सवाल हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और प्रधानमंत्री की उत्तर प्रदेश को लेके साख की बात हो, तो वो तो दांव पर लगी हुई थी। लेकिन परिस्थितियां आपकी अलग थी, जैसा कि मैंने पहले कहा। मैं विनोद जी की 1-2 बातों पर जरूर एक अपना लिखना चाहूंगा। विनोद जी की एक बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं कि जो उन्होंने कहा कि नौकरशाही का रोल जो है वो बहुत कुछ निर्भर करता है और वो जनता से कटी रही है। हर जगह प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं जा सकते, बिल्कुल सच है। और शायद इस बीच में या इस रिजीम में देखा जाए, मुझे एक मेरा छोटा सा अनुभव ये कहता है कि इधर बीजेपी की सरकार आने में, चाहे वो
केंद्र की भूमि में रही हो या उत्तर प्रदेश में रही हो, बाकी राज्यों की मैं नहीं कह सकता बहुत आधिकारिक रूप से, लेकिन निश्चित रूप से नौकरशाही को जिस ढंग से प्रमुखता दी गई और नौकरशाही ने जो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभाई, या वहां जो उसकी योजनाएं थी वो वहां तक ढंग से क्रियान्वित नहीं हुई, कारण इस बात से मैं बिल्कुल विनोद जी की सहमत हूँ, ये बिल्कुल। लेकिन जो आप विनोद जी ने एक बात कही कि जातिगत समीकरणों की बात, मुझे लगता है कि पिछले 2-3 दशक से उत्तर प्रदेश की राजनीति जातिगत समीकरणों के इर्द गिर्द ही घूमती रही है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी ये जातिगत समीकरण को रोका नहीं जा सकता है। और यही कारण है कि अगर आप देख लें तो चाहे टिकटों का वितरण हो, चाहे अधिकारियों का नियुक्ति हो, और चाहे मुख्यमंत्री और मंत्रियों की तैनाती हो, इसमें सब जातिगत समीकरण रहते। अगर नहीं है तो ये जातिगत समीकरण क्यों बैठाए जाते हैं? बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं जो वोट बैंक की राजनीति है तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तीसरी एक बात और, जो योग और ध्यान की बात कही, निश्चित रूप से इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए या इस पर राजनीति का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि योग या ध्यान ये हमारा निजी विचार है, ये निजी काम है, बिल्कुल व्यक्तिगत है, और हम उसे कैसे करते हैं। अगर कोई चीज कैमरे में या मीडिया में आती है तो जाहिर सी बात है वो चर्चा का विषय बन जाती है। हमारी सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ी हुई हैं यशी शुक्ला, एक बार न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। यशी, देखा जाए जो आंकड़ों पर अगर बात की जाए, लगातार हम इसको लेकर चर्चा भी कर रहे हैं और विश्लेषण भी कर रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहतर है, लेकिन इस बार जो जीत जिस आधार पर होने वाली है, तो मुझे लगता है इस जीत पर भी भारतीय जनता पार्टी को मंथन जरूर करना पड़ेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सूर्य जी ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी को मंथन करने की आवश्यकता तो है ही। अगर हम यूपी की बात करें तो पिछली बार जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में 62 सीटें बीजेपी के खाते में थी, इस बार की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो अभी देखने को मिल रहा है उसमें लग रहा है कि बीजेपी हाफ में सिमटती हुई नजर आ रही। तो क्या 2027 में बिल्कुल साफ हो जाएगी बीजेपी? ये भी कहीं ना कहीं आकलन का विषय है। अगर हम बात करें अभी अमेठी की जो हॉट सीट थी, वहां पर स्मृति ईरानी हारती हुई नजर आ रही। रायबरेली की बात करें तो राहुल गांधी काफी वोटों से आगे चल रहे, दिनेश प्रताप सिंह ने तो पोस्ट करके माफी भी मांग ली है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी की जो सीटें लगातार घटती हुई नजर आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं मंथन का विषय जरूर है। अगर हम टैली पर नजर डालें फिलहाल तो एनडीए 299 दिखा रहा है, इंडिया 224 और अदर्स 20। तो जिस तरीके से ये जो टैली में आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मंथन की ओर इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी को मंथन करने की जरूरत है। अब की बार 400 पार जो है वो धराशायी नजर आ रहा है। मुझे अखिलेश यादव की एक बात याद आ रही है, जब उन्होंने कहा था कि चौथे चरण के बाद बीजेपी चारों खाने चित्त होती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है जो रुझान आ रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये साफ दर्शा रहे हैं। सोनी, बिल्कुल। विनोद आनंद जी का रुख कर लेते हैं। विनोद आनंद जी, चूक कहां पर रह गई, ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे आपसे, क्योंकि देखा जाए जिस तरीके से हमारी सहयोगी ने कहा कि भाई इस बार जो जीत है, जीत तो पक्की है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन हॉट सीट अमेठी और रायबरेली इस बार सबसे ज्यादा यशी चर्चा का विषय रही है। और लगातार ये कहा जा रहा था कि भाई इस विरासत को राहुल गांधी कैसे अब आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि नाक का सवाल है। लेकिन अब जो एक जनाधार मिला, क्या मान लिया जाए कि जनता ये मान चुकी थी, या वो तमाम मुद्दे या वो तमाम दावे यहां पर कारगर साबित नहीं हुए जो भारतीय जनता पार्टी ने भुनाने की कोशिश की? बिल्कुल, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा सोनी राम मंदिर का था। राम मंदिर का जो मुद्दा था वो लग रहा था कहीं ना कहीं बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में इसे भुनाने की पूरी कोशिश करेगी, जो कि बहुत हद तक की भी गई। लेकिन जो स्थिति है वो साफ समझ में आ रहा है कि राम मंदिर भी काम नहीं आ रहा है। ये हमने कर्नाटक के चुनाव में भी देखा था कि वहां पर भी जब बजरंगबली को लेकर आए थे, उस वक्त भी जिस तरीके से जो रिजल्ट आए थे, उसके बाद ये कहीं ना कहीं विपक्ष ने आरोप लगाना शुरू कर दिया था कि ये जो धर्म की राजनीति करना शुरू कर देते हैं, ये उसी का नतीजा है। और कहीं ना कहीं ये जो राम मंदिर का मुद्दा भुनाने की कोशिश की गई, मुझे लगता है बीजेपी के ये भी काम नहीं आया। जो महंगाई, बेरोजगारी, जो विपक्ष के मुद्दे थे, वो कहीं ना कहीं जनता को समझ में आ रहे हैं। धरातल पर उनका जो असर है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रहा है। सोनी, और खासकर अमेठी और रायबरेली की आपने बात करी, तो रायबरेली की अगर हम बात करें तो रायबरेली में कहीं ना कहीं माना जाता है कि वो गांधी परिवार का गढ़ है।
इंदिरा गांधी के बाद सोनिया गांधी जी उस सीट पर रहीं, सोनिया गांधी जी के बाद अब राहुल गांधी ने उसको आगे बढ़ाया, और जिस तरीके से वो आगे चल रहे हैं या जिस तरफ चलिए ठीक है, यशी आपसे करते हैं आराधना मिश्रा। मोना क्या कुछ कह रही हैं, जरा सुनते हैं। लोकतंत्र के लिए एक बड़ी जीत है। मैम, अमेठी रायबरेली में जिस तरह से लीड बनी हुई है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस को इसी बार रिगेन कर रही है, तो आपको क्या लगता है क्या मुद्दे रहे? क्योंकि राहुल गांधी जी हमेशा पेपर लीक का मुद्दा उठाते रहे और बेरोजगारी का मुद्दा उठाते रहे, आपको क्या लग रहा है ऑन ग्राउंड सबसे ज़्यादा कौन सा मुद्दा था? देखिए, रायबरेली अमेठी गांधी परिवार का एक उनके अपना परिवार की पारिवारिक सीट है और एक इमोशनल बॉन्ड वहाँ पे हमेशा से रही है, इतिहास गवाह है। फिर भी एक परिस्थितियाँ बहुत विपरीत थी, पिछली बार हम एक सीट ही जीत पाए थे, पर अमेठी की खासकर, क्योंकि मैं इंचार्ज थी वहाँ की, अमेठी में खास करके किस तरह से वहाँ की मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी जी ने 5 साल झूठ के अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने जो वायदे किए जनता के बीच में वो नहीं पूरे किए। वो पूरे कैसे करती? 5 साल में 4 साल वो कभी नहीं आई, 1 साल अंत के उन्होंने आके घर बना लिया। तो ये झूठ जो भारतीय जनता पार्टी की तासीर है, उनके नेताओं की तासीर है, बहुत दिन तक नहीं चलती है। ये पूरी तरह से अमेठी रायबरेली जनता ने एक्सपोज किया है, स्वीकारा है राहुल गांधी परिवार को, राहुल जी को और परिवार के निर्णय को। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, बिल्कुल पेपर लीक नौजवानों के लिए एक बड़ा मुद्दा था। 55 लाख नौजवान इससे आहत हुए थे, और अगर आप उसको गुणा कर ले कि एक परिवार में अगर 5 लोग भी हैं तो बहुत बड़ी संख्या थी जो इस मुद्दे से आहत हुई थी। उसका परिणाम है। और मैं ये मानती हूँ कि जो ये परसेंटेज ऑफ वोट है, इसका ये मतलब है कि हर वर्ग ने, हर जात ने, हर वर्ग के लोगों ने, महिला पुरुष सबने वोट किया है गठबंधन को। तो कहीं से भी जात का एजेंडा नहीं चल पाया, धर्म का एजेंडा नहीं चल पाया, केवल और केवल डेवलपमेंट का एजेंडा चल पाया, और ये सच्चाई की जीत थी, भाजपा की हार थी। दावे और वादे के फिलहाल कुछ नहीं किया, और खासतौर पर अमेठी का अगर जिक्र किया जाए तो स्मृति ईरानी का उन्होंने कहा 5 साल से झूठे वायदे जो आम जनता से करती हुई वो नजर आ रही थी, उसी का खामियाजा है जो भुगतना पड़ रहा है। और तमाम अहम बातों का इस बीच जिक्र किया, लेकिन वाकई अब इस बार ये सोचना होगा भारतीय जनता पार्टी को कि आखिर चूक कहां पर रही, क्योंकि उम्मीदवार भी सोच समझकर और इसी तरीके से उतारे गए। बावजूद इसके अगर कुछ सीटों का जिक्र किया जाए तो आखिर क्यों यहां पर चूक मिलती हुई या मात मिलती हुई नजर आ रही है। और देखा जाए 400 पार का जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य था, शायद क्योंकि 5वें चरण के दौरान भी लगातार चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, और तमाम दिग्गजों की तरफ से ये दावा किया गया कि भाई चौथे चरण में ही ये स्पष्ट हो गया था कि 400 पार का आंकड़ा जो है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बन रही है, लेकिन 5वें से 6वें और 7वें चरण आते आते 400 पार का जो आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी पार कर जाएगी। तो फिलहाल वो आंकड़े जो हैं 400 पार के, वो धराशायी होते हुए नजर आ रही हैं। 300 प्लस जाने की उम्मीदें जो है तेजी के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और पुख्ता तौर पे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि 2 बजे के बाद ही स्थिति जो है स्पष्ट हो सकेगी, जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं। विनोद आनंद जी का रुख कर लेते हैं, चुनाव विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, अंकुर जी या प्रमोद जी। विस्तार से हम चर्चा कर रहे हैं, हमारी सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ी हुई हैं। आनंद जी, देखा जाए अभी आप आराधना मोना जी को आप सुन पा रहे थे, क्या लगता है वो तमाम वादे, 400 पार का जो लक्ष्य? देखिए, सबसे जो बड़ी गलती हुई है वो यूथ को समझने में हुई, युवाओं को समझने में। अब आप देखें तो 10 वर्ष पहले जब 2014 में सरकार बनी थी भाजपा की या एनडीए की, उस समय जो युवक 30 साल के थे अब 40 के हो गए, और जो 40 के थे वो 50 के हो गए, और जो 20 के थे वो 30 के हो गए। तो संभावनाएं जो तलाश रहे थे वो, और जिस प्रकार से लोकल लेवल पे अब ये कैसे हो सकता है कि ऐसी व्यवस्था है कि पेपर लीक हो जा रहा हो? तो
ये कौन सा ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन है या कौन सी ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं? रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल उस जिले का कलेक्टर है, रिस्पॉन्सिबल उस जिले का कलेक्टर है, और जो उनकी एसीआर लिखते हैं वो है, जो उनकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखते हैं वो है। चलिए आनंद जी, आपको रोकना चाहेंगे। इसी बीच पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नतीजों और रुझानों के बीच एक बड़ी हलचल पश्चिम बंगाल में, राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है इस वक्त। क्या हम खबर, कोलकाता में ममता बनर्जी के घर बैठक शुरू हो चुकी है, यानी कि कुछ देर पहले वो जश्न की तस्वीरें भी के न्यूज ने आपको दिखाई थी। फिलहाल ये राजनीतिक हलचल और इसको लेकर एक बैठक, टीएमसी की बैठक में अभिषेक बनर्जी भी मौजूद हैं। नतीजों के बीच बंगाल में राजनीतिक हलचल और इसी राजनीतिक हलचल को लेकर ये बैठक रखी गई है। तो फिलहाल ममता बनर्जी के घर में ये बैठक, और इस बैठक में किन अहम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि वो जश्न की तस्वीरें भी सामने आई थी, टीएमसी की वो तमाम कार्यकर्ता, और क्योंकि पश्चिम बंगाल की भी स्थितियां देखा जाए, भरपूर कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर की गई और तमाम अहम मुद्दों को उठाया गया। और इसी बीच ये अहम खबर आपको बता रहे हैं पश्चिम बंगाल से। तो टीएमसी की बैठक में अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहेंगे, जो लगातार इस चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान भी एक्टिव नजर आए। और आज का दिन बेहद अहम, किसके सिर सजेगा ताज, और नतीजों के बीच ये बंगाल में बड़ी राजनीतिक बैठक इसे माना जा रहा है। जिस तरीके से ममता बनर्जी के घर में ये बैठक आयोजित की गई है, तो फिलहाल इस बैठक में क्या कुछ रहेगा ये अभी तक साफ होता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन जो आंकड़े, जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, इसी से जोड़कर इस बैठक को देखा जा रहा है कि इन आंकड़ों को लेकर जरूर इस बैठक में चिंतन और मंथन होगा। तो फिलहाल एक बार फिर से अपने सहयोगी का रुख करना चाहेंगे। लगातार हमारे साथ चुनाव विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, और इसी बीच न्यूज रूम का रुख करेंगे। यशी शुक्ला हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। यशी, देखा जाए चाहे मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी काफ़ी कुछ इस बार देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किस तरीके से वो तमाम कोशिशें की गईं। और अभी कुछ देर पहले वो तस्वीरें भी सामने आई थी जब के न्यूज़ ने दिखाई अपने दर्शकों को कि एक जश्न का माहौल टीएमसी कार्यकर्ताओं में और नेताओं में देखने को मिला। अब ये बैठक क्या मायने? बिल्कुल, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी ने काफ़ी मेहनत करी, लेकिन ममता दीदी का जो जादू है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर पश्चिम बंगाल की जनता पर चलता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे कि आपने अभी तस्वीरें भी दिखाई कि वहाँ पर कितना जश्न मनाने की तैयारी की जा रही है, किस तरीके से वहाँ पर लोग खुश होते हुए नजर आ रहे हैं, उत्साहित नजर आ रहे हैं। ये बैठक कई लिहाज में मायने रख सकती है कि इसके बाद क्या कुछ होगा, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने गठबंधन से खुद को अलग रखा, उसके बाद अखिलेश यादव ने भी उन्हें बनाने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं छत्रराज जो है वो कहीं ना कहीं ममता दीदी का नजर आता है। ये कहना गलत नहीं होगा। न्यूज रूम में हमारे साथ हमारे सहयोगी भी हैं, विनीत शर्मा जी। विनीत शर्मा जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से सुबह से ही आप आंकड़े देख रहे हैं, जिस तरीके से पल पल ये आंकड़े बदलते हुए नजर आ रहे हैं? एनडीए का जो 400 पार का नारा था वो धराशायी होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, एनडीए का जो 400 पार का नारा इसी था वो तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, और अभी तो जो आंकड़े दिख रहे हैं वो 300 को भी नहीं छू रहे हैं। लेकिन सबसे एक जरूरी बात है, जो सबसे बड़ा देश का जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जिसकी सबसे ज्यादा बात होती है, 80 सीटों वाले प्रदेश में इस समय मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है। अगर आंकड़ों पे चलिए फिलहाल रोकना चाहेंगे, यशी वापस लौटेंगे। आरजेडी नेता मनोज झा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। कहूंगा कि आपने बढ़िया काम किया था, जिन्होंने पैसे लगाए उन्हें पैसे कमवा दिए, लेकिन आगे से इन एग्जिट पोल पे डांस। चलिए, मनोज झा की बात से ऐसा लगा कि जो रुझान सामने आ रहे हैं या जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं तो डांस करने का मन कर रहा है, इस तरीके की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। यशी, बिल्कुल बिल्कुल, उत्साह जो है वो कहीं ना कहीं अपने चरम पर है। विनीत जी, अपनी बात को पूरा करें। मैं ये कहना चाहता कि 80 सीटों वाले जो उत्तर प्रदेश है उसमें मुकाबला बहुत दिलचस्प है। अगर आप टैली पे नजर डालेंगे, ये मेरे सामने इलेक्शन कमीशन की टैली है,
आप देखेंगे समाजवादी पार्टी 36 सीटों पे इस समय बढ़त बना करके आगे चल रही है और बीजेपी 33 सीटों पे कहीं आ गई है। जो बीजेपी दावा कर रही थी कि 80 से 80 नेता कह रहे थे कि 80 से 80 सीटें जीतेंगे, सबसे प्रचंड सरकार बनाएंगे, लेकिन वो दावे जो है ना वो धरातल पर बिल्कुल उतर नहीं रहे हैं। अब ये सोचने का विषय है बीजेपी के लिए 2027 के लिए जो आने वाले विधानसभा चुनाव होंगे, और अभी भी सोचने का विषय है कि नेताओं को जमीन से जुड़कर काम करना पड़ेगा। सिर्फ पार्लियामेंट में बैठ करके योजनाएं बनाने से काम नहीं चलने वाला है, यानी कहीं ना कहीं जनता के बीच जाना होगा, उनकी स्थिति को देखना होगा। बेरोजगारी के मुद्दे जो अखिलेश यादव लगातार उठा रहे थे, महंगाई के मुद्दे जो राहुल गांधी लगातार उठाए थे, कहीं ना कहीं वो मुद्दे धरातल पर काम करते दिखे हैं। और जो इस समय आंकड़े हैं वो नतीजों में अगर तब्दील होते हैं तो वाकई बीजेपी के लिए ये सोचने का विषय होगा। बिल्कुल विनीत जी, पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर जश्न मनाना टीएमसी ने शुरू कर दिया, उसके बाद एक बैठक का भी आयोजन कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, संदेश खाली की जो घटना हुई थी इसको लेकर के फिर ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि बीजेपी वहां अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन एक बार फिर ममता बनर्जी ने यह साबित किया है कि दीदी किसी से कम नहीं है, दीदी एक कदम बीजेपी से आगे हैं। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव में जब उनका पैर टूटा था तो वो कहा जा रहा था कि ये एक नया गेम चेंजर होगा, लेकिन ममता दीदी ने उस समय भी ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन किया था और अब लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने जबरदस्त फुटबॉल खेली है। यकीन मानिए पूरी तरीके से बीजेपी को उन्होंने पश्चिम बंगाल में धराशायी किया है। यही वजह है कि अब ममता बनर्जी के घर पे इस समय बैठक शुरू हो चुकी है, टीएमसी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। कहीं ना कहीं भले ही वो बहुमत के आंकड़े को अभी नहीं छू पा रहे हैं, लेकिन उनके मन में जो उत्साह है वो अपने आंकड़ों को देख करके है कि वो पिछली बार से कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, तो सोनिया जी आपने यहाँ पर सुना कि किस तरीके से जो विपक्ष है वो खुश तो है ही, हालांकि जिस तरीके से अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें एनडीए सरकार बनाती तो नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से ये सरकार बन रही है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को मंथन करने की जरूरत है, ये साफ नजर आता है। बिल्कुल यशी, लगातार वो प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, या जिस तरीके से रुझान और आंकड़ों का अगर गौर फरमाएं इस पे तो जाहिर सी बात है आंकड़े कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं और उन सवालों के जवाब ढूंढने को मजबूर करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई जिन सीटों पर लगातार, क्योंकि सभी ने देखा कि किस तरीके से वो तमाम कोशिशें की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तमाम उन मुद्दों को चुनावी मंचों से प्रचार प्रसार के दौरान डंके की चोट पे बार बार उस बात को बताया गया कि भाई धारा 370 हटाई गई या राम मंदिर का निर्माण कराया गया। बहुत सारी योजनाएं बार बार उन मंचों से गिनाए जाने के बावजूद भी क्या जनता को असल मायने में अगर देखा जाए यशी तो बेरोजगारी और महंगाई के आधार पर ही वोट करना था, क्योंकि आंकड़े काफी हद तक ये बता रहे हैं जिस तरीके से विपक्षी अलायंस मजबूती पर खड़ा है। बिल्कुल, महंगाई बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा हमेशा रहा है। सोनी जी, अगर हम बीजेपी की भी बात करें तो 2014 में जब बीजेपी आई तो ये महंगाई और बेरोजगारी ही एक बड़ा मुद्दा रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं वही मुद्दा विपक्ष के हाथ में है और विपक्ष ने कहीं ना कहीं महंगाई और बेरोजगारी के जैसे मुद्दे को बहुत भुनाने की कोशिश की और कहीं ना कहीं जन जन तक जो अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। अब हम अगर बात करते हैं, जो खटाखट वाली बात कही गई थी कि खटाखट फटाफट पैसे आएंगे, वो कहीं ना कहीं जनता को शायद समझ आ रहा है, या फिर जिस तरीके से महिलाओं को सुरक्षा देने की बात कही जा रही थी, महिला एक बड़ा मुद्दा रहा, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आज के जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें समझ में आता है। बिल्कुल, इस बार तो इतना इंटरेस्टिंग रहा यशी, अगर देखा जाए चाहे वो खटाखट हो, गटागट हो, टकाटक हो, हर एक शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। जाति से लेकर धर्म से लेकर आस्था से लेकर हर एक को राजनीति में भुनाने की भरपूर कोशिश की गई। लेकिन अभी अगर उत्तर प्रदेश की स्थिति पर एक नज़र डालें तो समाजवादी पार्टी की जो स्थिति कह रही है, जो मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है, इससे लग रहा है कि जो पीडीए फैक्टर है यहाँ पर काफी हद तक काम किया है। बिल्कुल, जिस तरीके से हम अभी यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी में अभी आपको आंकड़े विनीत जी ने भी बताए कि 36 सीटों पर सपा आगे चल रही है और कहीं ना कहीं जो पिछली बार का आंकड़ा है वो इस बार के आंकड़े से बिल्कुल मेल नहीं खाता है, हाफ पर नजर आ रही है बीजेपी। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा और लगातार ये चर्चा में आ रहा है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं अब मंथन करने की जरूरत पड़ेगी। अब ये जो स्थिति है वो साफ हो जाती है कि आगे आपको मंथन करना है, जो मुद्दे हैं उन पर बात करनी पड़ेगी, नहीं तो 2027 में बीजेपी साफ होती भी नजर आ रही है यूपी में जो विधानसभा चुनाव होंगे, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति है और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये आगे की जो राह है वो आसान नहीं होने वाली। बिल्कुल,
ये साफ होता हुआ नजर आ रहा है। यशी, चूंकि आप न्यूज रूम में हैं तो कुछ लोगों से प्रतिक्रियाएं लेने की भी कोशिश बिल्कुल करिए बिल्कुल कि किस तरीके से जो आंकड़े आ रहे हैं तो क्या देख पा रहे हैं, क्या नजर आ रहा है इन आंकड़ों के आधार पर। नितिका जी हमारे साथ हैं। नितिका जी, सुबह से ही आप आंकड़े देख रही हैं, यूपी की राजनीति की अगर बात करें तो क्या लग रहा है इस बार का जो मतलब अभी तक के आंकड़े सामने आ रहे हैं ना, तो जो उसका यशी आंकड़ा है ना, मामला बहुत अप एंड डाउन है। कभी कांग्रेस किसी सीट पे आगे जा रही है ना, कोई बीजेपी जा रही है, तो और कहीं कहीं सपा की बढ़त देखने को मिल रही है। तो अभी क्या ना, कुछ भी बहुत ही कंफ्यूजन भरा है यशी। बिल्कुल नितिका जी, अगर हम बात करें और ओवरऑल जो एनडीए की सीटें 298 पर है, इंडिया 225 पर है, कैसे देख रही है इसको भी? कहीं ना कहीं 400 पार का जो नारा था, आपको लग रहा है कि वो बिल्कुल धराशायी हो गया है, बीजेपी को मंथन करने की जरूरत है? 80% लग रहा है। चलिए, देखा सुनिए आपने, कहीं ना कहीं बीजेपी को मंथन करने की जो जरूरत निकल कर सामने आ रही है कि अब कहीं ना कहीं बीजेपी को समझना पड़ेगा कि धर्म की राजनीति अब काम नहीं आएगी। आपको काम करना पड़ेगा, महंगाई कम करनी पड़ेगी, बेरोजगारों को रोजगार देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें अब साफ होती हुई नजर आ रही हैं और ये भी बता रही हैं कि काफी हद तक जो जनता है वो काफी समझदार हो चुकी है। उसे पता है कि किस आधार पर अब हमें बूथ स्थल तक पहुंचना है, क्योंकि एक वोट ये तय कर देता है। और आज वही दिन है, यानी कि ये दिन, ये तय करने का दिन कि आखिर सत्ता के सिंहासन पे कौन विराजमान होने वाला है और किसके हाथों से यह सत्ता आगे चलने वाली है, ये निर्धारित करने का दिन है। हालांकि आंकड़े लगातार सामने आ रहा है और लगातार के न्यूज़ इंडिया इस अपने दर्शकों को बताने की भी कोशिश कर रहा है, वो रुझान भी दिखा रहा है, क्योंकि इस बार के जो रुझान है, तमाम कोशिशें जो हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई, जिस तरीके से अमेठी, रायबरेली, अगर सुल्तानपुर, गांधीनगर से हालांकि अमित शाह आगे चल रहे हैं और कैसरगंज से बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण जी आगे चल रहे हैं, और ये जो एनडीए 298 और इंडिया 225 पर है, अदर 20 पर, तो जाहिर सी बात है ये आंकड़े काफी कुछ सवाल भी उठा रहे हैं और सोचने पर भी मजबूर कर रहे हैं। स्थितियां फिलहाल स्पष्ट होंगी 2 बजे के बाद, क्या कुछ स्थिति निकलकर सामने आती है उस पर भी चर्चा लगातार जारी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।